देखिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड हमने पढ़ा था विद ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस। अब हम पढ़ रहे हैं प्रोविडेंट फंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट के टाइम क्या होता है ये भी मैं अभी आपको समझा देता हूँ। हमने ये देखा था कि प्रोविडेंट फंड के 4 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, जो हमेशा 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 एग्जेम्प्ट होता है जब मिलता है, क्योंकि ये 100% टैक्सेबल होता है। पहले ही सैलरी का पार्ट टैक्सेबल हो चुका होता है 100%। आपका अपना ही पैसा आपको वापस मिला है तो वो कभी भी टैक्सेबल नहीं हो सकता है। तो हमेशा हम जो बात करेंगे वो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन प्लस एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट, इसकी बात करेंगे। और हम 5 हिस्सों में से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड। मैं साथ साथ आपको याद भी दिलाता रहूंगा कि इसको हमने क्या पढ़ा था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस में भी। तो स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होता है, और हमने ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस में पढ़ा था कि 100% एग्जेम्प्ट होता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी और उस पर इंटरेस्ट भी। अब हम बात कर रहे हैं कि रिटायरमेंट के समय क्या होगा। तो जब स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉयज, रेलवे एम्प्लॉयज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज वगैरह के लिए होता है, तो हमेशा हमें ध्यान रखना है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो कभी भी टैक्सेबल नहीं होता है। लेकिन जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, पेमेंट होता है, उस पर डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80C। हम बाद में 80C पढ़ेंगे तो मैं आपको वो समझा दूंगा। अभी इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है उस पर उसे डिडक्शन मिलती है 80C। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ लेंगे। हम बात कर रहे हैं कि रिटायरमेंट के समय क्या होगा। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस जो कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर का और वो मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, इंटरेस्ट भी सब एग्जेम्प्ट हो जाता है। इवन रिटायरमेंट या डेथ के समय जो पैसा मिलता है वो भी एग्जेम्प्ट हो जाता है। इन शॉर्ट, स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड का पैसा हमेशा एग्जेम्प्ट होता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस। जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट डेथ जो लमसम पैसा मिलता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है। इसे समझने के लिए हम एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं, और इसके अंदर और भी बहुत सारे टॉपिक और पॉइंट कवर होने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 44। मिस्टर एक्स है जो वर्किंग है एम्प्लॉयर से के यहाँ, जहां पर उनको सैलरी मिलती है 10,000 पर मंथ। डीए मिलता है 50% ऑफ बेसिक सैलरी। उन्होंने सेल करा 20 लाख रुपीज का रिटायरमेंट से पहले, और उस पर उन्हें 5% का कमीशन मिलता है। एम्प्लॉयर उनको एडिशनल कमीशन भी देता है 1,000 पर मंथ। एम्प्लॉयर स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड मेंटेन करता है हर एक एम्प्लॉय के लिए। मिस्टर एक्स का कंट्रीब्यूशन 4,500 पर मंथ है। उनके एम्प्लॉयर ने भी सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है। एम्प्लॉय को एम्प्लॉय इज गिवन इंटरेस्ट ऑफ 5,500 एट द रेट 11% पर एनम। ऑन 31 जनवरी प्रीवियस ईयर में वो रिटायर हो गए हैं जॉब से। 20 साल की जॉब करने के बाद उन्हें 6 लाख रुपए स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड का मिला है। इस अमाउंट में 6 लाख रुपए में 2 लाख रुपए एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, 2 लाख रुपए एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, बाकी दोनों पर इंटरेस्ट है इक्वल प्रोपोर्शन में। उनकी कुछ अदर इनकम भी है अदर हेड में, तो हमें टैक्सेबल इनकम निकालना है। उन्होंने 25,000 रुपए पीपीएफ में जमा भी किया। तो चलिए सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम। सबसे पहले लिखते हैं बेसिक सैलरी। जो इनकी रिटायरमेंट डेट है वो है 31 जैन। तो 31 जैन को रिटायर हुए हैं, तो इसका मतलब इन्होंने जो काम किया है वो 10 महीने के लिए इन्होंने काम किया है। तो 10,000 मंथली सैलरी है। 10 मंथ्स के लिए 1 लाख रुपीज की इनको बेसिक सैलरी मिलेगी।
जो कि फुल्ली टैक्सेबल हो जाती है। DA 50% है, 50,000, वो भी फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। कमीशन 2 टाइप का है, सेल्स पर है, 20 लाख की सेल करी है उसका 5% का कमीशन है, तो 20 लाख के ऊपर 5%, 1 लाख रुपीज फुल्ली टैक्सेबल होता है। और मंथली कमीशन भी है, इनको 2 टाइप का कमीशन मिलता है। 1000 पर मंथ के हिसाब से कमीशन मिला है, 10 मंथ्स का मिलेगा 10,000 रुपीज, वो भी फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड है और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, वो तो कभी भी टैक्सेबल होता ही नहीं है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस फुल्ली एग्जम्प्ट होता है, तो टैक्सेबल नहीं होगा। और उसे एम्प्लॉय को इंटरेस्ट भी मिला है, तो इंटरेस्ट ऑन स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस, स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड पे इंटरेस्ट भी फुल्ली एग्जम्प्ट होता है, तो ये भी टैक्सेबल नहीं होगा। 31 जनवरी को वो 20 साल जॉब करने के बाद में रिटायर हुआ है और उन्हें 6 लाख रुपीस स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड से मिले हैं, तो स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड से जो इन्हें मिला है वो फुल्ली एग्जम्प्ट होता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। चाहे वो कोई भी कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट हो तो वो भी फुल्ली एग्जम्प्ट है, उसमें भी कुछ टैक्सेबल नहीं होता है। चाहे उसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है या इंटरेस्ट है, सब एग्जम्प्ट होता है। तो यहाँ पर आ गया हमारा ग्रॉस सैलरी इनकम, तो इसका टोटल कर लेते हैं। ग्रॉस सैलरी आ गई 2,60,000, माइनस करते हैं डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, तो इनकम फ्रॉम सैलरी हो गई 2,10,000 रुपीज। अब इस 2,10,000 में इसके अलावा हमें बता रखा है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 2 लाख, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख। और बिजनेस प्रोफेशन की इनकम, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन 1 लाख है, वो भी टैक्सेबल हो जाएगा, हम उसे भी ऐड कर लेते हैं। इन सबको ऐड करने के बाद में हमारी जो इनकम आ गई 5,10,000 रुपीज आ गई। इसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, GTI। इसमें से लेस करते हैं डिडक्शंस, एक अलग चैप्टर होता है अंडर सेक्शन 80C टू 80U, चैप्टर 6 बोलते हैं इसको। इसमें एक बहुत पॉपुलर है जिसको अभी हम डिटेल में पढ़ने भी वाले हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। एक डिडक्शन होती है जो हेड वाइज होती है, जैसे सैलरी में डिडक्शन होती है अंडर सेक्शन 16, ऐसे ही हाउस प्रॉपर्टी में अंडर सेक्शन 24 डिडक्शन होती है। हर चैप्टर में डिडक्शन होती है और एक डिडक्शंस कुछ होती हैं जो पूरी ग्रॉस टोटल इनकम में से मिलती हैं, 80C टू 80U सेक्शन 80 में होती हैं। इसमें एक 80C है जो अभी अभी हमने बात करी थी कि स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, उसके लिए हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने पढ़ा था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, उस पर 80C की डिडक्शन मिलती है। साथ ही पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी कंट्रीब्यूशन करने पे मिलती है और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में भी जो डिपॉजिट करता है उसमें भी मिलती है। तो यहाँ पर एक तो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर मिलेगी जो उसने इस साल कंट्रीब्यूट किया है स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, तो उसने स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया है, इतना लिखा है 4,500 रुपीज पर मंथ। तो जो उसने 4,500 रुपीज पर मंथ कंट्रीब्यूट किया है
10 मंथ्स के लिए करा है तो 45,000 की तो डिडक्शन वो मिलेगी। साथ ही लिखा है 25,000 रुपीज पीपीएफ में जमा किया है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, वो भी मिलेगी। टोटल 70,000 रुपीज की डिडक्शन मिलेगी। ये 1,50,000 रुपीज तक की डिडक्शन मिल सकती है। तो 5,10,000 में से 70,000 लेस कर देते हैं, हमारी टैक्सेबल इनकम 4,40,000 आ जाएगी। टैक्सेबल इनकम पांचों हेड की इनकम मिलाकर हमारी टैक्सेबल इनकम आ गई 4,40,000। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है हमारे पास टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अभी हमने स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड पढ़ा था, अब हम रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड पढ़ते हैं। इसमें हम बेसिकली तीन बातें करेंगे। एक ये कि एम्प्लॉय ने ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस जो कंट्रीब्यूट किया उस पे एटीसी की डिडक्शन मिलेगी या नहीं। दूसरा, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और उस पे जो इंटरेस्ट है टोटल वो टैक्सेबल होगा या नहीं। तीसरा, रिटायरमेंट के समय जो पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा देख रहे हैं। एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में उस पे भी 80C में डिडक्शन मिलती है, जस्ट लाइक स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड। और जो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस एम्प्लॉयर डिपॉजिट कराता है वो जस्ट लाइक इनकम हो गई ना, कि मेरी सैलरी की इनकम है। क्यों? क्योंकि मेरे को जॉब के दौरान एम्प्लॉयर मेरे अकाउंट में पैसा जमा करा रहा है। तो वो कितना हमने पढ़ा था कि 12% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी तक वो एग्जाम्प्ट होता है, उसके ऊपर टैक्सेबल हो जाता है। और इंटरेस्ट हमने पढ़ा था, इंटरेस्ट कि वो 9.5% तक हमारा एग्जाम्प्ट होता है और 9.5% के ऊपर वो टैक्सेबल हो जाता है। इसी के साथ साथ हमने पढ़ा था कि एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10, 11 एंड 12 would not be available in respect of income by way of interest accrued during the previous year to the extent it relate to the amount aggregate of the amount of contribution made by the person exceeding 2,50,000 in any previous year in that fund on or after 1/4/2021। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ऊपर का है तो आपको उस पर इंटरेस्ट की छूट नहीं मिलेगी। ये सारी बात हम डिटेल में पहले ही पढ़ चुके हैं। और अगर एम्प्लॉयर नहीं है तो 5 लाख तक की लिमिट पर ठीक है, उसके ऊपर जो भी होगा वो एग्जाम नहीं होगा। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हमें मेन बात पढ़ना है रिटायरमेंट पर, कि रिटायरमेंट पर क्या होता है। तो आरपीएफ का पैसा रिटायरमेंट पर 100% एग्जाम्प्ट होता है, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड की तरह। एम्प्लॉई एज रेंटेड कुछ कंडीशन है, जैसे कि 5 साल तक की जॉब हो गई हो, इनकम फ्रॉम एम्प्लॉई अंडर दैट सैलरी बट इट इज एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10-12। अगर हमारी कंडीशन फुलफिल है कि 5 साल तक की जॉब हो गई हो या फिर वो बीमार होने की वजह से जॉब छोड़ रहा हो, ठीक है, तो भी वो फ्री हो जाता है। या फिर अगर वो अपना पुराना प्रोविडेंट फंड का पैसा नए एम्प्लॉयर के पास ट्रांसफर कर दे तो भी फ्री हो जाता है, या एम्प्लॉय की डेथ हुई है तो भी फ्री हो जाता है। ठीक है ना? तो ये बात हमने पढ़ी थी। इसी को हम समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 45 की हेल्प से। इस एग्जाम्पल से आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि कितना टैक्सेबल होगा और कितना नहीं होगा। ये एकदम एग्जाम्पल नंबर 44 ही है, विद वन डिफरेंस कि यहाँ पर हमने स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड की जगह ये बोल दिया कि ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट जैसे बेसिक सैलरी वही है जो हमारी पिछले क्वेश्चन में थी कि 10,000 इंटू 10 1 लाख रुपीज। ये हमारा 50,000 था, फुली टैक्सेबल था। कमीशन हमारा दो टाइप का था, 1 लाख रुपीज सेल पर कमीशन था और 10,000 फिक्स था, तो 1,10,000 था। अब हम जो बात कर रहे हैं नई, वो ये है एम्प्लॉयर्स contribution to recognize provident fund during the period of service।
ये हमने पढ़ा था रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस 12% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी तक एग्जेम्प्ट होता है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन 4500 इंटू 10, 45,000 का एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसमें से 12% ऑफ स्टैंडर्ड सैलरी एग्जेम्प्ट हो जाता है। स्टैंडर्ड सैलरी में आता है बेसिक सैलरी, साथ आता है डीए विच इज एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज टेकन एज ए पार्ट ऑफ सैलरी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये डीए स्पेशल नहीं है, तो डीए को नहीं लेते हैं। और कमीशन लेते हैं विच इज फिक्स परसेंटेज ऑन सेल्स। तो फिक्स परसेंटेज ऑन सेल्स कमीशन 1 लाख मंथली वाली नहीं लेते हैं स्टैंडर्ड सैलरी में, जो एचआरए के लिए ली जाती है। तो दो चीजें हो गई, बेसिक सैलरी प्लस कमीशन ऑन सेल्स। तो 2 लाख का 12% 24,000 रुपीज हो गया। तो 24,000 एग्जम्प्ट हो गया और 21,000 टैक्सेबल हो गया। तो ये तो था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का ट्रीटमेंट। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। इसके लिए हमने पढ़ा था कि 9.5% फ्री होता है। तो एक्चुअल जो इंटरेस्ट हमें मिला है वो मिला है एम्प्लॉइज गिवन इंटरेस्ट ऑफ 5500। तो इसे 5500 रुपीज का इंटरेस्ट मिला है, और इसमें से जो एग्जाम्प्ट होता है वो 9.5% होता है, जबकि ये मिला है 11%। तो कितना एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 5500 to 9.5 डिवाइड बाई 11, तो 4750 एग्जाम्प्ट हो जाएगा और 750 टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये बात थी हमारी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था, आरपीएफ में जो इंटरेस्ट मिला वो। अब एक और चीज है कि रिटायरमेंट पे जो आरपीएफ का पैसा मिला, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का पैसा जो रिटायरमेंट पे मिला 6 लाख रुपए, उसका क्या होगा, तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट होता, वो टैक्सेबल नहीं होता, वो फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाता है। तो ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी, तो 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 1,10,000 प्लस 21,000 प्लस 750, तो 2,81,750 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, 2,31,750 प्लस फिर उसमें वही है कि हम एक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख लेंगे, पीजीपीपी लेंगे 1 लाख, 3 लाख ये भी ऐड हो जाएगा। तो टोटल इनकम हो जाएगी हमारी 5,31,750, जिसे हम ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। इसमें से हम लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U। तो हम 80C की ही लेस कर लेते हैं, जो है हमने ये बात करी थी कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में और स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है उस पर 80C की डिडक्शन मिल जाती है। तो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 45,000 की डिडक्शन मिलेगी, प्लस पीपीएफ की 25,000 की डिडक्शन मिलेगी। तो 70,000 इनके माफ हो जाएंगे, बाकी का टैक्सेबल हो जाएगा। 4,61,750 टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल इनकम इनकी आ जाएगी। तो ये था हमारा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। इस क्वेश्चन में दोनों बातें कवर हो गई। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कितना टैक्सेबल होगा, कितना नहीं होगा, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कितना एग्जेम्प्ट होगा, कितना टैक्सेबल होगा, ये सारी बातें हमने इसी एग्जाम्पल में कवर कर ली। चलिए नेक्स्ट ट्रीटमेंट पर आते हैं, जो है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया, क्योंकि ये अनरिकॉग्नाइज है तो यहाँ बेनिफिट कम मिलेंगे। पहला बेनिफिट क्या नहीं मिलेगा, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन पे 80C की डिडक्शन है वो नहीं मिलेगी। 80C की डिडक्शन एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर नहीं मिलेगी।
जब हमने पढ़ा था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस फुल्ली एग्जेम्प्ट है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट फुल्ली एग्जेम्प्ट है। क्यों है फुल्ली एग्जेम्प्ट? क्योंकि रिटायरमेंट पे फुल्ली टैक्सेबल इसको करने वाले हैं। ठीक है, तो उसको अभी हम करने वाले हैं फुल्ली टैक्सेबल। तो लिखा है पेमेंट आउट ऑफ द अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। It is income for the employee under that salary and it is taxable as follows in the year of retirement or death। कैसे होगा? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन फुल्ली टैक्सेबल एज ए सैलरी, तो लाखों रुपए जो मिलेंगे वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फुल्ली टैक्सेबल है सैलरी। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो कभी टैक्सेबल हो ही नहीं सकता क्योंकि उसी का टैक्सेबल पेड पैसा वापस मिल रहा है। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैं इसको आपको डिटेल में बताता हूँ, समझाता हूँ। क्या समझाता हूँ कि जब कोई डेथ होती है या रिटायर होता है, रिटायरमेंट या डेथ पर उसको जो भी फंड मिलता है, पैसा मिलता है, उसके 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। एक होता है जो एम्प्लॉई ने अपना पैसा जमा किया और वही वापस मिल गया, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन। जो पैसा जमा किया वही वापस मिलता है। एम्प्लॉयर जो जमा करता है वो भी वापस मिलता है लेकिन वो एम्प्लॉय को मिलता है। इंटरेस्ट मिलता है जो एम्प्लॉय ने जमा किया उस पर, और इंटरेस्ट मिलता है जो एम्प्लॉयर ने जमा किया उस पर। तो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर इन एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन भी मिलता है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी मिलता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी टैक्सेबल सैलरी से दिया जाता है, ये कभी भी टैक्सेबल हो ही नहीं सकता, ये कभी टैक्सेबल नहीं होगा, जिंदगी में याद रखना। ये फुल्ली टैक्सेबल है अंडर द हेड सैलरी। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन ये फुल्ली टैक्सेबल है अंडर द हेड अदर सोर्सेस, क्योंकि जो भी इंटरेस्ट की इनकम हमारे अपने पैसे पे इंटरेस्ट की इनकम होती है अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होती है, और ये फुल्ली टैक्सेबल है अंडर द हेड सैलरी। सैलरी की इनकम में फुल्ली टैक्सेबल है। इसे आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। चलिए इसे समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू ताकि हम इसको और अच्छे से कर पाए। एग्जाम्पल अगेन वही है जो अभी अभी हमने 44 और 45 में पढ़ा था, सेम एग्जाम्पल है, उसी को हमें सॉल्व करना है। तो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 46 और समझते हैं कि कैसे टैक्सेबल होगा। वही है बेसिक सैलरी पहले की तरह 1 लाख, DA 50,000, कमीशन 1,10,000। तो ये तो पहले की तरह है। अब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में फुली एग्जेम्प्ट होता है। इंटरेस्ट भी फुली एग्जेम्प्ट हो जाता है क्योंकि रिटायरमेंट पे इसे फुली टैक्सेबल करना है, तो वहां पर फुली एग्जेम्प्ट हो जाता है। जब रिटायरमेंट पर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलता है तो उसमें जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो बता रखा है 2 लाख रुपीज है, एम्प्लॉय का भी एम्प्लॉयर का भी, तो वो पूरा टैक्सेबल हो जाता है। ये पहली बार है जब टैक्सेबल कर रहे हैं, वरना आज तक हमेशा एग्जाम्प्ट हुआ था, चाहे आरपीएफ था चाहे स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड था, लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड में ये फुली टैक्सेबल हो जाता है। और जो इसके ऊपर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, वो भी सैलरी के हेड में फुली टैक्सेबल हो जाता है। जो लिखा है कि 6 लाख रुपए मिले हैं, 6 लाख रुपए में से 2-2 लाख रुपए दोनों का कंट्रीब्यूशन है, बचे 2 लाख रुपए, इनमें 1-1 लाख रुपए दोनों के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट है।
तो जो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो भी 1 लाख है, वो भी यहाँ टैक्सेबल हो जाएगा। एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन का जो इंटरेस्ट है वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, वो यहाँ टैक्सेबल नहीं होगा। तो हम ग्रॉस सैलरी निकाल लेते हैं, 5,60,000 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30,000, तो इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाती है 5,10,000। अब हमें अलग से बता रखा है कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 2 लाख और बिजनेस की इनकम है 1 लाख। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, एक नई चीज और, अदर सोर्सेस में इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन 1 लाख अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाता है। तो इनकी जो टोटल इनकम हो जाएगी, ग्रॉस टोटल इनकम 9,10,000 हो जाएगी। लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो अब तक स्टेचुरी प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन मिल रही थी वो भी नहीं मिलेगी। एम्प्लॉय की डिडक्शन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो होता है यूआरपीएफ में, उसकी डिडक्शन नहीं मिलती, केवल पीपीएफ की डिडक्शन मिलेगी जो 25,000 है। तो हर तरफ से नुकसान ही नुकसान है। और टैक्सेबल इनकम इनकी हैवी 8,85,000, 8,85,000 हो जाएगी। इसके बाद है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो ये टैक्सेबल तो कभी भी नहीं होता है और कभी भी नहीं होगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस, और रिटायरमेंट कभी भी नहीं होगा, केवल एग्जम्पशन मिलेगी 80C की, कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा, हमेशा 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 एग्जम्प्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही सुपर एन्युएशन फंड में 1.5 लाख से ऊपर हमने पढ़ा था पहले टैक्सेबल होता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस, और रिटायरमेंट पर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड भी एग्जम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1013, तो ये भी हमारा टैक्सेबल नहीं होता है। एग्जाम्पल नंबर 47 करते हैं। मिस्टर एक्स रिटायर हुए हैं सर्विस से 31 दिसंबर को 25 साल काम करने के बाद में, और हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। हमें बताना टैक्सेबल पोर्शन ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से जो पैसा मिला है उसका टैक्सेबल पोर्शन कितना है। तो 6 लाख रुपए मिले हैं, जिसमें से एम्प्लॉयर का शेयर है 220, तो 6 लाख में से 220 एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, फुली टैक्सेबल होता है। तो ये तो फुली टैक्सेबल हो गया। इंटरेस्ट है 50,000, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फुली टैक्सेबल। एम्प्लॉय का शेयर 270 है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन है 2,70,000, तो ये नील है, एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल कुछ भी नहीं होगा। और बचा हुआ 60,000, इसका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, ये टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेज में पूरा टैक्सेबल है, तो ये बात ध्यान रखिए कि ये अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा 60,000। तो ये सैलरी में टैक्सेबल होगा, तो सैलरी में 220 और 50 270, अदर सोर्सेज में 60,000। तो ये टैक्सेबल पोर्शन है जो हमें एग्जांपल नंबर 47 पूछा है उसमें। बीच में एक दो जगह हमने बात करी थी टैक्स रिलीफ की, कि एरियर ऑफ सैलरी मिलता है तो टैक्स रिलीफ मिलता है, आप एडवांस सैलरी लेते हैं तो टैक्स रिलीफ मिलता है। तो ये एक्चुअल में होता क्या है,
टैक्स रिलीफ होता क्या है? टैक्स रिलीफ क्या होता है? देखिए, हुआ ये कि आपको इस साल हमारे करंट जो हमारा प्रीवियस ईयर है उसमें 5 साल का एरियर ऑफ सैलरी मिला, मतलब 5 साल तक जो सैलरी आपको मिल रही थी वो 3,000 रुपए पर मंथ कम मिल रही थी। अब पिछले 5 साल गवर्नमेंट जनरली क्या करती है, सैलरी बढ़ाती है बैक डेट से, क्योंकि उन्हें डिसीजन लेने में टाइम लग जाता है। तो 3,000 रुपए पर मंथ 5 साल की सैलरी इस साल मिल गई, तो लाख रुपए लाखों में मिल गई आपको। जैसे 60 महीने की 3,000 के हिसाब से 1,80,000 रुपए की सैलरी इसी साल मिल गई। अब अगर वो हर साल मिली होती, 12 महीने की 3,000 के हिसाब से 36,000, हर साल 36,000 मिली होती तो टैक्स अलग अलग ईयर में कुछ और पड़ता, और इस साल इकट्ठी मिल गई तो इस साल आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। तो अगर कुछ ज्यादा देना पड़ रहा है बाई चांस, तो वो आपको रिलीफ मिल जाएगी, टैक्स में छूट मिल जाएगी। तो इसमें क्या है कि जो स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 है कि आपको टैक्स निकालना है उस प्रीवियस ईयर का जिस ईयर में आपको सैलरी मिली है, एडवांस सैलरी या एरियर ऑफ सैलरी जिस साल मिली है उसका टैक्स निकालो। इसको लेकर और इसको हटाकर, बिना इसको लिए और इसको लेकर, तो दोनों को टैक्स का डिफरेंस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि इस साल कितना टैक्स इस पे लगा। एक बार आपने इसे मिलाया, एक बार नहीं मिलाया, तो पता चल गया इसकी अमाउंट पे कितना टैक्स पड़ा। फिर जिस साल से रिलेटेड है, जिस ईयर को बिलोंग करता है, उस ईयर में भी एक बार ऐड करो एक बार हटाओ, तो उस साल का डिफरेंस निकाल के पता चल जाएगा उसके ऊपर कितना टैक्स पड़ा। मान लिया जिस साल को ये बिलोंग करता है उस साल टैक्स पड़ा 20,000 और इस साल टैक्स पड़ा 21,000, तो 1,000 का एक्स्ट्रा जो टैक्स पड़ा उतनी आपको रिलीफ मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कैसे होगा, इसके एग्जाम्पल को हम देखते हैं। मिस्टर किशोर कुमार है और एक ये एम्प्लॉई है। कहां पर एम्प्लॉई है ये है पीएसयू में, और इन्होंने बताया है करंट ईयर में कि इनकी इस साल की टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी 5,25,000 रुपए है, और प्रीवियस ईयर 2018-19 की जो सैलरी है वो इन्हें इस साल मिली है 40,000 रुपए। तो पिछले 2018-19 की जो सैलरी है वो इन्हें इस साल मिली है 40,000। उस साल की असेस्ड इनकम, मतलब जो उस साल की इनकम थी जो ऑलरेडी आप निकाल चुके थे, वो 4,40,000 रुपए थी, वो आप निकाल चुके। हमें रिलीफ निकालनी है 89 में, कितनी मिलेगी हमें उस ईयर, जिस ईयर की सैलरी इस साल मिली है उस ईयर का इनकम टैक्स रेट हमें दिया होना चाहिए, क्योंकि उस साल इनकम टैक्स रेट कुछ और था, इस साल कुछ और है। तो उस साल का टैक्स रेट दिया है, शुरू के 2.5 लाख पर कुछ नहीं, उससे अगले 2.5 लाख पर 10%, उससे अगले 5 लाख पे, और उसके 10 लाख से ऊपर 30%, और एजुकेशन सेस उस समय होता था 2% प्लस 1%। तो अब हमें कैसे इस क्वेश्चन में आगे बढ़ना है, हम कैसे पता लगाएं कि भाई कितना टैक्स हमें देना है कितना नहीं देना है। तो हम एक काम करते हैं, प्रीवियस ईयर 18-19, इसे हम असेसमेंट ईयर 2019-20 भी कह सकते हैं। तो इस 2019-20 असेसमेंट ईयर की हम लोग इनकम निकालते हैं, एक बार इस एरियर को ऐड करके और एक बार बिना ऐड। तो विदाउट एरियर हमें पता है उस साल की असेस्ड इनकम 4,40,000 है, ये हमें बता रखा है, और इंक्लूडिंग एरियर, अगर एरियर उसी साल मिल जाते तो हमारा टैक्स 40,000 और लगता, तो 480 हमारे लिए इनकम होती। तो ये होगी टैक्सेबल इनकम। दोबारा से समझ लो, जिस साल की इनकम है 2018-19 की, उस साल 40 की इनकम पे हम ऑलरेडी टैक्स दे चुके, उस साल की इनकम इस साल मिली है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं मान लिया उसी साल मिल जाती तो हमारी कितनी इनकम होती, 440 प्लस 40, 480।
अब हम टैक्स रेट लगाते हैं। तो जो हमारा टैक्स है 4,40,000 पे कितना पड़ा होगा? 2,50,000 पे तो कुछ भी नहीं पड़ा होगा। अगले 4,40,000 में से 2,50,000 हटा दिए तो बचे कितने? 90,000 के ऊपर 10% का टैक्स। तो उसके ऊपर हमने 10,000 रुपये, 19,000 रुपये, तो उसके ऊपर 19,000 रुपये का हमने टैक्स लगाया होगा। अब 19,000 के ऊपर 2% और 1% का सेस है, तो सेस लग जाएगा 3%, 570 रुपये। तो 19,570 रुपये का टैक्स हम ऑलरेडी दे चुके हैं 4,40,000 की इनकम। ठीक है, जिस साल का है उस साल हम 19,570 का टैक्स दे चुके हैं। अगर हम ये 480 लेते उस साल, तो हमारी जो इनकम होती वो 2,30,000 होती। पहले 2.5 लाख नील और 2.5 लाख से ऊपर 2,30, उसके ऊपर 10%, 23,000, और 23,000 का 3% कितना हो गया? इसका मतलब जिस साल की ये इनकम है उस साल अगर ये मिल जाती तो हमें इसके ऊपर 4,120 रुपए का टैक्स देना पड़ता। ठीक है, उस साल हमें 4,120 रुपए का टैक्स देना पड़ता है इसके ऊपर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस साल की कि इस साल क्या हो रहा है। इस साल की हमारी इनकम कितनी है? करंट ईयर की इंक्लूडिंग एरियर। अगर मैं एरियर को ऐड करूं तो, और ये कहूं विदाउट एरियर और इंक्लूडिंग एरियर। विदाउट एरियर है 5,25,000 इस साल की इनकम, और इंक्लूडिंग एरियर हो जाएगी 5,65,000। ठीक है ना, 40,000 है। अब टैक्स कितना लगेगा? तो इस साल का टैक्स कितना है? 2.5 लाख पर नील। ठीक है, और 2.5 लाख से ऊपर पर कितने परसेंट है? 5%। तो हमारा 2.5 से 5 लाख पे अगले 2.5 लाख पर 5% है, तो कितना हो गया? 12,500, है ना। और अब उसके ऊपर 25,000 है, उसके ऊपर 20%, 5,000। इस साल का टैक्स रेट है 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ऊपर 30% और 4% का सेस है। ये इस साल का रेट। इस साल का रेट हम देख रहे हैं, इस साल क्या टैक्स लग रहा है हमारे ऊपर। तो इस साल का टैक्स हमारा हो गया 17,500 रुपए प्लस 4% का सेस। कितना हो गया? 17,500 पर 4%, तो 700 रुपए हो गया, 18,200 रुपए। और अगर इस साल हमारे को ये एरियर मिल रहा है पूरा का पूरा 40,000, तो टैक्स कितना बैठ रहा है? 2.5 लाख पर नील, अगले 2.5 लाख पर 12,500, और अब हमारे पास जो ऊपर का अमाउंट है वो 65,000 है। 65,000 पे 20%, 13,000। तो टोटल जो हमारा टैक्स बैठा वो बैठा 25,500। इसके ऊपर 4% का सेस,
कितना टोटल अमाउंट 26,520। तो इस साल जो हम टैक्स देने जा रहे हैं वो 26,520 का टैक्स देने जा रहे हैं। तो हमारे पे कितना टैक्स पड़ा इस एरियर पर? 26,520 माइनस 18,200, 8,320 रुपए का टैक्स हमारे को पड़ गया इसके ऊपर। ठीक है, तो हमारे को 8,320 रुपए का टैक्स पड़ गया इस अमाउंट। अब क्या हुआ, सिचुएशन क्या है कि अब ध्यान से समझो हमने करा क्या दोबारा से। हमें पुरानी सैलरी, एरियर ऑफ सैलरी मतलब पुरानी सैलरी इस साल मिल रही है, तो हमने देखा पुरानी सैलरी उसी साल मिल जाती तो हमें 4,120 रुपए का टैक्स देना पड़ता है इस सैलरी पर। ये जो पुरानी सैलरी है वो पहले ना मिलकर अब मिली है और अब हमें उसी पर 8,320 रुपए का टैक्स देना पड़ रहा है। तो हम गवर्नमेंट से कहेंगे ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हो गई, हमें 4,120 रुपए का टैक्स पड़ता उस समय और अब हमें पड़ रहा 8,320 का टैक्स। ये तो गलत बात है। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, गलत बात नहीं है, हम आपको माफी दे देते हैं। कैसे? ये कहेंगे देखो, अब हम आ जाते हैं एक्चुअल सिचुएशन में। हम क्या करेंगे, करंट ईयर टैक्सेबल इनकम, इस साल की जो टैक्सेबल इनकम है वो कितनी आ रही है? 5,65,000 ही हमें पता है क्योंकि इस साल हमारी इनकम में ऐड हुआ है। और इसके ऊपर हमने टैक्स पेबल भी निकाल लिया और टैक्स पेबल हमने निकाल लिया 26,520 रुपए, ये भी हमने निकाल लिया अभी। तो ये एक्चुअल सिचुएशन है कि हमें गवर्नमेंट ने कहा कि भैया आप टैक्स दो, 26,520 का टैक्स बन रहा है, लेकिन हम कहेंगे देखो हमें तो एक्स्ट्रा टैक्स है। तो गवर्नमेंट कहेगी कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा टैक्स है तो हम आपको रिलीफ दे देते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा हम आपको रिलीफ दे देते हैं, तो इसमें से लेस कर देते हैं, रिलीफ अंडर सेक्शन 89। गवर्नमेंट ने कहा आप टेंशन मत लो, हम आपको माफी दे रहे हैं, आपको छूट दे रहे हैं। आपके हिसाब से कितना एक्स्ट्रा टैक्स है? हम कहेंगे देखो जी हमें 8,320 रुपए का टैक्स देना पड़ रहा है, देना चाहिए था 4,120। गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, बताओ कितना एक्स्ट्रा है। हम कहेंगे 1 मिनट लगा लेते, 8,320 माइनस 4,120, 4,200 रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स है। गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, रिलीफ दे देते हैं आपको। कोई बात नहीं, आपको रिलीफ दे दी। आपको 22,320 रुपए का टैक्स देना, मत दो आप 26,520। तो टैक्स आपको उतना ही पड़ा ना जितना पहले पड़ता। तो जो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा था उसकी आपको एक तरीके की छूट मतलब रिलीफ दे दी। जो टैक्स में से छूट मिलती है उसे रिलीफ बोलते हैं, जो इनकम में से छूट बोलती है उसे डिडक्शन बोलते हैं। तो ये रिलीफ मिली है। टैक्स में से एक और एग्जम्पशन मिलती है, रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, तो वो अलग है, रिलीफ अलग है। रिलीफ हमें मिलती है जब कोई पुरानी इनकम इस साल मिल जाए और उस वजह से हमारी जेब से एक्स्ट्रा टैक्स जा। क्वेश्चन नंबर 50, मिस्टर दिलीप कुमार है, एम्प्लॉय हैं एएमयू में और हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि सैलरी इनकी इस साल की है, करंट ईयर की 8,25,000 और फाइनेंशियल ईयर 1920 की सैलरी इस साल मिली है 40,000 रुपीज और उस साल 1920 प्रीवियस ईयर की जो इनकम थी, असेस्ड इनकम, वो 140 थी। हमें बताना है कि रिलीफ कितनी मिलेगी और टैक्स रेट ऑब्वियसली हमें उस साल के दे रखे होंगे क्योंकि हम हर साल के टैक्स रेट याद तो रखेंगे नहीं। अब मेन बात क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि प्रीवियस ईयर 1920 में आपकी विदाउट एरियर ऑफ सैलरी असेस्ड इनकम, टैक्सेबल इनकम कह सकते हो, वो थी 1,40,000। अगर हम ये वाली सैलरी उसी साल अगर हमें मिल जाती, ये वाली सैलरी अगर हमें उसी साल मिल जाती, तो विद सैलरी जो कायदे से होना चाहिए था
इनकी इनकम हो जाती है 180। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि 140 पर विदाउट सैलरी और 180 पर विद सैलरी, इनकी टोटल मिलाकर कितनी टैक्स बैठ रहा है। दोनों टैक्स का डिफरेंस हमें पता चलेगा कि इस सैलरी पे कितना टैक्स बैठाता है। कैसे, देखो 1 लाख रुपीज तक टैक्स, 1 लाख तक नील है, 1 से 150 तक 10% है, तो ये था 40, तो इसका मतलब 40,000 का 10% टैक्स 4,000 रुपीज बैठ रहा था, और उसके ऊपर 2% का सेस था। ठीक है ना, तो सेस था 2%, 80 रुपीज, तो 4,080 रुपीज का टैक्स बैठता था विदाउट सैलरी। विद सैलरी इनकी इनकम 180 हो गई, 180 कम था 1 लाख से 150, 50,000 पर 10% 5,000, और 30,000 पे 20% 6,000। तो सीधा सीधा इनका 11,000 रुपीज का तो टैक्स बैठ जाता, और इसके ऊपर 2% सेस बैठ जाता 220। तो इनका जो टैक्स बैठ रहा था वो 11,220 था। इसका मतलब टैक्स ऑन सैलरी it should be it should be 7,140, 11,220 माइनस 4,080। तो ये शॉर्टकट में कैलकुलेशन ये कहती है कि उस साल की जो सैलरी है अगर उसी साल मिल जाती तो हमें 11,220, 11,220 का टैक्स देना पड़ता। उस साल हमें सैलरी नहीं मिली तो हमने 4,080 का टैक्स दिया। इसका मतलब दोनों के बीच में 7,140 एक्चुअल में सैलरी पे टैक्स है जो उस साल लगना चाहिए था। अगर उस साल नहीं लगा तो इस साल 4,000 सॉरी 7,140 का टैक्स इस साल लगना चाहिए। तो ये इतना सिंपल कर सकते थे कि ये कह देते कि भाई 7,140 का टैक्स इस साल ऐड कर दो, लेकिन ये नहीं करा। इन्होंने कहा आप पहले नॉर्मल आप निकालिए करंट ईयर, जो आपका करंट ईयर है इस साल का विदाउट एरियर ऑफ सैलरी, आप निकालिए टैक्सेबल इनकम कितनी है। तो इस साल की टैक्सेबल इनकम विदाउट सैलरी है 8,25,000। अब 8,25,000 के ऊपर टैक्स कितना बैठता है। इस साल का टैक्स रेट अगर मान लिया एज्यूम करंट ईयर टैक्स रेट इज अप टू 2,50,000 नील, नेक्स्ट 250 5%, और नेक्स्ट 5 लाख 20%, एंड रिमेनिंग 30%, और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। ये एज्यूम कर लो टैक्स रेट आप। अगर हम ये टैक्स रेट एज्यूम कर लें तो 8,25,000 के ऊपर कितना टैक्स बैठना है भाई, 5 लाख रुपए तक जो टैक्स है 12,500 आ जाएगा, 250 का 5%, और 5 से ऊपर 325 है उसका 20%, 65। तो 5 लाख, चलो पूरा ही लिख देता हूँ, 2,50,000 नील, नेक्स्ट 2,50,000 5% के हिसाब से 12,500, ये 5 लाख हो गया। फिर 3,25,000 पे 20% 65,000, तो ये 65 प्लस 12,500 77,500 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% 3,100, तो ये टोटल टैक्स बैठता है मेरा 80,600।
तो ये 80,600 का टैक्स है विदाउट एरियर ऑफ सैलरी, और विद सैलरी एरियर ऑफ सैलरी अगर मैं इसे ऐड कर दूं तो ये मेरी सैलरी 865 हो जाएगी इनकम, और 2,50,000 पे मिल, नेक्स्ट 250 पर 12,500, और नेक्स्ट अब 5 लाख के ऊपर बचा है 3,65,000, इसके ऊपर बैठता है 73,000, तो ये आता है 85,500। इस पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, 3420, ये आता है 88,920। तो जो हमारा टैक्स पड़ा, एडिशनल टैक्स जो पड़ा वो पड़ा 8,320, विच शुड हैव बीन 7,140। 7,140 रुपए का टैक्स पड़ना चाहिए था, लेकिन पड़ रहा है 8,340। तो कितना जो है टैक्स ऑन एरियर ऑफ सैलरी ऐसा बोल सकते हैं, और ये है हमारा करंट पीरियड में अगर मिल रहा है, और पहले था 7,140। तो जो एक्स्ट्रा टैक्स है वो कितना देना पड़ रहा है, 8,320 माइनस 7,140, तो ये 1180 1,180 रुपीज़ का टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये हमें क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगी हमें, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, ये मिलेगी रिलीफ अंडर सेक्शन 89। तो कैसे मिलेगी और कैसे हम लिखेंगे वो समझिए। हम लिखेंगे टैक्सेबल इनकम, और वो आएगी 8,65,000, तो टैक्स निकालेंगे, वो आएगा 88,920, उनसे लेस करेंगे रिलीफ सेक्शन 89 1180, और 87,740 हमारे लिए टैक्स पेबल हो जाए। तो ये काम हमें करना था। जब हम सैलरी का चैप्टर करते हैं तो सैलरी के चैप्टर में जगह जगह हमसे ये पूछा जाता है कि आप टैक्सेबल इनकम निकालिए, और ये भी पूछा जाता है टैक्स पेबल भी निकालिए। और टैक्स पेबल करने के लिए हमें पांचों हेड की इनकम को जोड़कर उसमें सारी डिडक्शन लेस करनी होती है। लेकिन सैलरी के चैप्टर में जो मेन हमारी रिलेटेड डिडक्शन है वो है सेक्शन 80C की डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब होता है पांचों हेड की इनकम को ऐड करके उसमें से डिडक्शन लेस करी जाती है। तो डिडक्शन के चैप्टर में हम 80C की डिडक्शन डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम ऊपर ऊपर से इसे थोड़ा सा हल्का सा पढ़ लेते हैं, हल्की सी नॉलेज ले लेते हैं कि 80C की डिडक्शन होती क्या है, क्योंकि हम बाद में तो इसे बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या है डिडक्शन, जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं या कुछ सेविंग करते हैं उसके ऊपर सेक्शन 80C की डिडक्शन मिलती है। ये डिडक्शन केवल इंडिविजुअल को मिलती है, HUF को मिलती है। इसकी मैक्सिमम अमाउंट 1,50,000 होती है, कि 1,50,000 से ज्यादा की छूट नहीं मिलेगी। सपोज आपने 25,000 की इन्वेस्टमेंट करी है तो 25,000 की छूट मिलेगी, 2,25 की इन्वेस्टमेंट करी है तो 1,50 की छूट मिलेगी। डिडक्शन 1,50 से ऊपर नहीं हो सकती, 1,50 से कम हो सकती है। इसलिए हम कंपैरिजन करेंगे एक्चुअल इन्वेस्टमेंट सेविंग कितनी है, और 1,50 जो भी कम है वो हमें डिडक्शन मिलेगी। अब डिडक्शन हमें मिलेगी कहाँ, अलग अलग सेविंग स्कीम में पैसा जमा कराने पर और इन्वेस्टमेंट पर। अब हमें ये सारी लिस्ट है, और ये लिस्ट हमें याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इसमें हम ये माने मेन जो है, पहले आपको बताऊं कि प्रोविडेंट फंड तो हम बात कर चुके हैं कि प्रोविडेंट फंड पे छूट मिलती है, ये बात तो हम पहले ही कर चुके हैं।
अब आपको जो याद रखना है ये कि हमें जो मेन बातें मैंने वही लिखी हैं, तो ये बहुत ज्यादा, लेकिन उसमें भी मैंने ये मेन बातें ही बता रहा हूँ। आपने सुना होगा कभी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लो तो छूट मिलती है इनकम टैक्स में, तो इसलिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमने दिया है उस पर छूट मिलती है। लाइफ इंश्योरेंस के लिए जो हम पैसा देते हैं वो पैसा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट करती है। अगर वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है तो उसे यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान बोलते हैं, यूलिप। तो ये भी हमारा ई पॉइंट में जो दिया ये भी इंश्योरेंस ही है, असल में यूलिप है ये। और जहां हम म्यूचुअल फंड से रिलेटेड शेयर मार्केट से बात आई, तो शेयर मार्केट से रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जिस पर हमें छूट मिलती है 80C में, तो वो म्यूचुअल फंड स्पेसिफाइड होते हैं। उन पर म्यूचुअल फंड है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई के, या अदर म्यूचुअल फंड्स भी हैं, उन पर भी हमको छूट मिलती है। स्कूल में बच्चों की फीस जमा कराने पर भी हमें छूट मिलती है। एजुकेशन एक्सपेंसेस पर हमें छूट मिलती है। बैंक में 5 साल या उससे ज्यादा का एफडी कराने पर मिलती है, तो फिक्स डिपॉजिट पर मिलती है, बैंक में कराओ या पोस्ट ऑफिस में कराओ। ऐसी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद लो, हाउसिंग बैंक की डिपॉजिट स्कीम खरीद लो। हाउस का लोन का रीपेमेंट करने पर भी हमें छूट मिलती है। शेयर के कुछ या डिवेंचर के कुछ एलिजिबल इशू होते हैं, उस पर हमें छूट मिलती है। नाबार्ड के बॉन्ड्स होते हैं, उस पर सीनियर सिटीजन की सेविंग स्कीम है, टाइम डिपॉजिट है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, एनपीएस में कंट्रीब्यूशन है, एन्युटी पेंशन प्लान है, या और कोई इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें जो मोटा मोटा है, आप थोड़ा सा ये मानोगे ज्यादातर क्वेश्चन में प्रोविडेंट फंड आ जाएगा, ज्यादातर तो प्रोविडेंट फंड ही आता है सैलरी के चैप्टर में, बाकी बाद में आता है तो उसके लिए हम डिटेल में हम पढ़ ही लेंगे। तो ये 80C की बात थी, ये हमारा यूज में आता है ज्यादातर